गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11 का एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब करके उसे सपोर्ट कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 5। देखिए बच्चों, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है वो सबसे पहले दिया था मैक्स प्लांक ने। इसने दिया था मैक्स प्लांक, PLANCK। ओके, मैक्स प्लांक ने दी थी ये थ्योरी, ये दी थी 1901 में। ओके, ये मैक्स प्लांक जो थे वो जर्मन फिजिसिस्ट थे। ये जर्मन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने अपनी PhD की डिग्री जो थी वो थियोरेटिकल फिजिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक से ऑब्टेन करी, ठीक है। तो इन्होंने फिजिक्स में PhD करी थी और टॉपिक था थियोरेटिकल फिजिक्स। इनको 1918 में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। और इनकी थियरी जो क्वांटम थियरी जो दी थी इन्होंने, प्लांक क्वांटम थियरी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1918 में। इनका कंट्रीब्यूशन जो है, आप इनको थर्मोडायनेमिक्स जो है, TDS थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर भी आप इसका देख लेंगे, मतलब इसका नाम आपको सुनने में आएगा। तो इनका कंट्रीब्यूशन थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स के और अदर जो है एरिया के अंदर भी इनका कंट्रीब्यूशन था। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के बारे में बात की थी। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, एक्चुअल में एनर्जी जो होती है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितनी भी रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो सारी ही रेडिएशन क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है, ठीक है। ऑल द रेडिएशन आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं बच्चों, हमारी बॉडी जो है वो हीट को एक्चुअल में एब्जॉर्ब करती है ना। हमारी बॉडी कहाँ से हीट एब्जॉर्ब करती है, सन से हीट एब्जॉर्ब करती है। तो आपको पता है समर में भी हीट एब्जॉर्ब होती है और विंटर में भी हीट एब्जॉर्ब होती है। मतलब किसी भी सीजन में हमारी बॉडी क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो जब समर में हीट एब्जॉर्ब करती है तो हम क्या करते हैं, उसको हीट को क्या करते हैं बच्चों, हम अवॉइड करते हैं उस हीट को, है ना। और विंटर में जब सनलाइट से जो हीट आपको एब्जॉर्ब होती है तो हम विंटर का वेलकम करते हैं और समर का क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, है ना। मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है इन एनी सीजन, है ना। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या बोलती है कि एक्चुअल में ये बिलीव करती है कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, उसके ऊपर बिलीव करती है, ठीक है। कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पे बिलीव करती है। इसका मीनिंग ये है कि एक्चुअल में एनर्जी जो होती है वो इमिट या एब्जॉर्ब होती है किसी भी वैल्यू में, जो एक्चुअल में इनफाइनेटली स्मॉल से लगाकर इनफाइनेटली लार्ज वैल्यू में एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। ये बोलता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं समझ सकते। ब्लैक बॉडी ये उसको समझा नहीं सकती, और दूसरा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा सकती। इसको अभी मैंने आपको लास्ट, ये दोनों चीजें मैंने आपकी पार्ट 4 के अंदर डिस्कस करी है बच्चों। तो बच्चों देखिए, ये जो है ना, मैक्स प्लांक ने 1901 के अंदर ये थियरी दी थी, है ना, इसको क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। 1901 में दी थी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ये दिया। अब देखिए, इस थ्योरी को हम समझते हैं कि इसने बताया कि रेडिएंट एनर्जी जो होती है
वो एक्चुअल में बच्चों ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है, देखिए इसने बताया कि ये रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो एक्चुअल में कंटिन्यूसली इमिट और एब्जॉर्ब नहीं होती है ना। तो इसने बताया कि जो रेडिएंट एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने थियरी पढ़ी थी उसमें ये था कि जो रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब और इमिट होती है, लेकिन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है वो बोलती है कि रेडिएंट एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। तो ये कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब और इमिट नहीं होती, तो इसका एब्जॉर्प्शन और इमिशन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है बच्चों? ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता है, और वो भी एक्चुअल में कैसे होता है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी में होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट के फॉर्म में होता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इसमें होता है। और इस एनर्जी के पैकेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। तो क्वांटा की फॉर्म में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब और इमिट होती है, और ये कंटिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होता है। और यदि आप यहाँ पे लाइट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लाइट की बात करते हैं। तो लाइट जो होती है वो एनर्जी को एक्चुअल में किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, इमिट करती है? फोटोन की फॉर्म में, है ना। तो लाइट जो होती है उसकी क्वांटम ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और ये लाइट की जो एनर्जी होती है बच्चों, है ना, जो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी जो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। ये क्वांटा ऑफ एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। इसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको हम एच बोलते हैं। ये एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक, PLANCK है ना बच्चों, प्लांक कांस्टेंट होता है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड होती है। कैसी होती है? जूल, जूल इंटू सेकंड होती है। ठीक है बच्चों, और ये जो है ये सारी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ये रिलेशन जो है वो वैलिड है। ठीक है, फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उन सबके लिए ये रिलेशन वैलिड है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी बॉडी से इमिट या एब्जॉर्ब होती है वो एक्चुअल में होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ क्वांटम होती है। ठीक है बच्चों, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए कि किसी भी बॉडी से, है ना, एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब या इमिट जो होती है वो एक्चुअल में क्वांटम के मल्टीपल होती है, मतलब होल नंबर ऑफ क्वांटम होती है। ठीक है, तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, E इक्वल टू एच न्यू की जगह हम लिखेंगे एन एच न्यू। ठीक है, एन क्या होता है बेटा? ये इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर इसकी वैल्यू जो होती है 1 2 3 होती है। ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता, मतलब एनर्जी जो है फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शनल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, इमिट नहीं होती। ठीक है, और न्यू की जगह अपन सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, तो NHC बाई लैम्डा ये भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसको मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग क्या है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट होती है वो कैसे होगी। आपको मैंने बताया E इक्वल टू एन एच न्यू इस फॉर्म में होती है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एन की जगह 1 लिखेंगे तो एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ये एनर्जी जो है एन की जगह 2 लिखेंगे तो 2H न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यदि एन की जगह 3 लिखेंगे तो 3H न्यू एब्जॉर्ब होगी। लेकिन एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब जो है कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती है। तो फ्रैक्शनल का मीनिंग यहाँ पे ये है कि 1.6H न्यू ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी या इमिट नहीं होगी। 3.2H न्यू ये सारी फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो है एनर्जी की एब्जॉर्ब या इमिट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्वांटम के मल्टीपल में एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होती है। ठीक है, और कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू इमिट नहीं होती है। तो अभी हमने यहाँ पे चीज देखी कि जो एनर्जी जो होती है, रेडिएंट एनर्जी जो एब्जॉर्ब या इमिट होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज हमने देखी। इसका मीनिंग क्या है कि हायर फ्रीक्वेंसी जो है, हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर लैम्डा, है ना, वेवलेंथ लोअर है, तो वो रेडिएंट ऑफ एनर्जी क्या होगी?
मोर एनर्जेटिक होगी, है ना। तो करस्पॉन्डिंग टू फोटोन, आप लाइट की एनर्जी की आप यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जितनी लाइट की एनर्जी या फोटोन की जो एनर्जी है बच्चों, यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। और वो फोटोन कैसे होंगे, एनर्जेटिक होंगे। कैसे होंगे, एनर्जेटिक होंगे, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे पास में दो तरीके की लाइट है, एक तो वॉयलेट लाइट है और दूसरा हमारे पास में रेड लाइट के फोटोन है। वॉयलेट लाइट के और रेड लाइट के फोटोन है। तो बच्चों बताओ किस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली रेड रेड लाइट सॉरी वॉयलेट लाइट के फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेड लाइट के फोटोन की, क्योंकि वॉयलेट लाइट की क्या होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ, आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ कम, वो ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन होंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई बच्चों, है ना। तो देखिए ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं, देखिए बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन। इस क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये अल्बर्ट आइंस्टीन आपको पता है बच्चों की ये मतलब दो ग्रेट साइंटिस्ट हुए, एक तो आपका आइजैक न्यूटन और दूसरे आपके अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। तो ये दो ग्रेट फिजिसिस्ट हुए हैं। तो ये जो थे एक्चुअल में जर्मन बॉर्न अमेरिकन फिजिस्ट थे, है ना। तो इनका जन्म क्या था, कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था और ये अमेरिका के अंदर ये काम करते थे तो एज ए फिजिस्ट। तो इन्होंने 3 रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए थे, एक तो रिलेटिविटी पे, एक ब्राउनियन मोशन पे और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो ये 3 पेपर इन्होंने पब्लिश करवाए थे 1905 में। ओके, अब देखिए इनको 1921 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, और वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक्सपेरिमेंट करने की वजह से मिला। देखिए बच्चों आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या था बच्चों, कि आइंस्टीन ने बताया था कि कोई फोटोन जो है किसी मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करता है, ठीक है। मतलब ये आपका आइंस्टीन ने बताया कि ये मेटल है, इस मेटल की सरफेस पे कोई फोटोन जो है वो स्ट्राइक करता है ना। तो क्या होता है बच्चों कि ये मेटल की सरफेस पे जब फोटोन स्ट्राइक करता है तो मेटल की सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन जो है मेटल की सरफेस से बाहर इजेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी किसके इक्वल होती है, जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए काम में आती है। ये एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअल में न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में बॉन्डेड होता है ना। तो आपने जो फोटोन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की, वो इस न्यूक्लियस के जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसको ओवरकम करने के काम में आती है इलेक्ट्रॉन को, ये ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है तो बची हुई एनर्जी जो होती है, रिमेनिंग एनर्जी, वो इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। बच्चों ये चीज समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, ठीक है, वो किसकी इक्वल होती है, बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होती है एक तो, और दूसरा होती है बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखिए कि हम बात करते हैं कि ये सर्टेन मिनिमम अमाउंट की एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से डिटैच करने के काम आती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है वो बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होती है। अब देखिए यहाँ पे फोटोन की एनर्जी को आप एच न्यू मान लीजिए, ये फोटोन की एनर्जी है। अब कितनी एनर्जी उसको बाहर निकालने के, इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने के काम में आती है,
उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और उस थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होती है, तो उसको हम h न्यू नॉट बोलते हैं। और बची हुई एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसको हम हाफ mv² भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका पूरी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, h न्यू है ना, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। ये जो है इक्वेशन किसने दी थी, आइंस्टीन ने। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो एच न्यू जो होता है वो किसके इक्वल होगा, एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv² के इक्वल होगा। अब देखिए, जस्ट अ मिनट, अब देखिए बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, इस एच न्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, अभी बताया मैंने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, W से भी हम इसको डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम, ये आइंस्टीन की इक्वेशन है, यदि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, यदि फ्रीक्वेंसी है ना इंसिडेंट लाइट की, यदि फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, है ना। चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट वहां पे दे दो और कितने ही ड्यूरेशन तक दे दो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपने इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास में भी बताया था इसको, कि जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट तो करेगी, साथ ही साथ वो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ओके, अब देखिए कि ईच फोटोन जो है वो ईच इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं फिर से आपको ये चीज बता देता हूँ, ये मेटल की सरफेस है और मेटल की सरफेस पे एच न्यू, आपने एनर्जी जो है वो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, और यहाँ पे इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, एच न्यू नॉट, और इसकी काइनेटिक एनर्जी है के ई। ठीक है, अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक्चुअल में क्या है, आप इसका डिफरेंस देख लीजिए, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, ये जो है, अब इस एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसके बाद में जो एक्सिस एनर्जी जो होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। अब आप देखिए, यदि आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं लाइट की, है ना, यदि लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन जो है सरफेस पे स्ट्राइक करने वाले, है ना, उसका नंबर बढ़ जाएगा, है ना। यदि इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन बढ़ जाएंगे, स्ट्राइकिंग फोटोन बढ़ेंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, मतलब काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम होगी। अब देखिए, आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या हो सकता है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन बढ़ेंगे, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इजेक्ट करता है, तो नंबर ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, यदि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे सरफेस पे जो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिमेन सेम होगी। बच्चों ये चीज समझ में आ गई आपको, ओके। तो बच्चों इसका मीनिंग एक ही है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, है ना, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी
उतनी ही ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। इसके अलावा आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या करेगी, इंटेंसिटी बढ़ने पर नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन बढ़ेंगे, ठीक है। लाइट के फोटोन ज्यादा सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कौन बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगी केवल फ्रीक्वेंसी। ओके बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम ड्यूअल नेचर, है ना। अब बात करते हैं हम ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम समझते हैं। देखिए, तो लाइट जो होती है एक्चुअल में उसको वेव की फॉर्म में भी हम रिगार्ड करते हैं ना। तो लाइट जो है, आपको पता है लाइट की कैसा नेचर होता है, वेव फॉर्म में होती है लाइट, पता है। तो इस वेव फॉर्म ऑफ लाइट से हम बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। ये सारी जो फिनोमिना है वो लाइट की वेव नेचर से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। वेव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते लाइट के। तो यहाँ पे लाइट को एक्चुअल में टाइनी पार्टिकल मानना पड़ता है, ठीक है। तो लाइट्स आर द टाइनी पार्टिकल्स। क्या होती है बच्चों, टाइनी पार्टिकल्स होती है लाइट। इन टाइनी पार्टिकल्स को अभी हमने बताया क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं, है ना। तो लाइट जो होती है वो दोनों तरीके से बिहेव करती है। लाइट क्या करती है, एक तो वेव का नेचर भी शो करती है, दूसरा पार्टिकल नेचर भी शो करती है, ठीक है। लाइट, तो लाइट के दोनों नेचर होते हैं। तो इस जैसे लाइट के दोनों नेचर होते हैं वैसे जितने भी आपकी रेडिएशंस होती है ना। तो लाइट भी वन काइंड ऑफ रेडिएशन होती है, पता है ना। लाइट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रेडिएशन। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितनी भी रेडिएशन होती है, ऑल द रेडिएशन बिहेव लाइक वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो वो वेव और पार्टिकल दोनों ही टाइप से बिहेव करती है। कौन, ऑल द रेडिएशन। तो इस तरीके से जो रेडिएशन वेव और पार्टिकल दोनों तरीके से बिहेव करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। बच्चों आज के लिए इतना ही। होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ये इसमें कुछ डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा कमेंट का। और बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।